हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज फिर हम लोग एक और चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, एक और एक्सरसाइज के ऊपर एक और नया टॉपिक आज हम आप लोग के लिए लेके आए, जो कि है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? देखिए, पहले पार्ट में हम पढ़ाएं आप लोग को कोरिलेशन के बारे में कि कोरिलेशन क्या होता है, और कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में क्लियर किए कि कोरिलेशन क्या होता है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन के ऊपर कि रिग्रेशन क्या होता है और रिग्रेशन में हमें किन किन चीजों को ऊपर पढ़ना है। पर बेसिकली जो हम लोग सबसे पहले कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को हर चैप्टर का सबसे पहले थ्योरम पार्ट क्लियर करते हैं एंड देन फिर आप लोग को चैप्टर के ऊपर उसके प्रैक्टिकल पार्ट पे लेके जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिकल। क्योंकि अगर हम किसी चीज के बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम लोग उसको करेंगे कैसे। तो ये आता है हमारे पास बात। तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए आप लोग के पास, जो कि है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। ये हम लोग जानते हैं कि देखिए, अगर क्लास वाइज बात करें तो बहुत सारे क्लासेस में क्या है कि ये डिवाइड किया हुआ है। जैसे नॉर्मली अगर हम आपको बात करें 11 लेवल में, तो 11 में सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन पढ़ना पड़ता है। 12 में आएंगे तो रिग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर हम आप लोग को बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका सीए और सीएमए में ये पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ रहता है। इट मींस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एक साथ मर्ज करके दिया रहता है। अगर हम बात करें आप लोग के बीकॉम लेवल में, तो बीकॉम लेवल में भी यही कॉन्सेप्ट है, कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों एक साथ मर्ज किया हुआ रहेगा। तो आइए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग कि हमारे पास रिग्रेशन क्या है और रिग्रेशन में हम लोग को किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज रिग्रेशन से, कि रिग्रेशन क्या है। तो देखिए, अगर नॉर्मली आप लोग सभी जानते हैं कि हम आप लोग को दो मेथड से समझाते हैं हर चैप्टर को। हर एक चैप्टर का थ्योरम हम दो मेथड से समझाते हैं, एक तो अपने ओन लैंग्वेज में और दूसरा आप लोग के थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर, कि थ्योरी वाइज हम लोग कैसे करके जानेंगे कि क्या होता है हमारे पास रिग्रेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग ओन लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम लोग रिग्रेशन का बात करें तो रिग्रेशन क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब कि अगर हम बोले दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप बोलने का मतलब क्या हुआ? अरे सिंपल सा बात है भाई, आप लोग तो सभी जानते हैं कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एज अ भाई बहन समझ लीजिए, आप लोग के दिमाग में कुछ और ही आया होगा, पर हम आप लोग को बोल रहे हैं कि भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, वो लड़का लड़की नहीं रहे, पर मेल फीमेल में ले लीजिए आप लोग, ठीक है, पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपका फ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। पर ये सभी चीज तो आप लोग जानते हैं कि इन सभी चीजों के हम लोग अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि अभी जो आप लोग का टाइम है वो है अपने करियर के ऊपर फोकस करना। तो करियर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये कैसे करके कोरिलेटेड और कैसे करके लीनियरली एक साथ दोनों रिलेट होते हैं। देखिए, लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डायरेक्ट वे में जब जुड़ा हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डायरेक्ट वे में जब जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर। जबकि हम आपको कोरिलेशन में बताए थे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से किसी तीसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। क्या बोले थे? एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ किसी तीसरे, ठीक है, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से किसी तीसरे पर्सन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं कोरिलेशन। क्लियर है बच्चों कि कोरिलेशन क्या होता है? रिग्रेशन में हमारे पास आता है कि एक पर्सन डायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास होता है रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो आप लोग देखिए, रिग्रेशन और कोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक फर्क है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन, वहां इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये हमारे पास हो गया रिग्रेशन और कोरिलेशन। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे या फिर आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे दिया या एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शन दे दिया, तो आप लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, बोथ, नन ऑफ दिस। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इनडायरेक्ट रिलेशन में हम लोग बोलते हैं दोनों क्या है। देखिए, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, कोरिलेशन हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट, रिग्रेशन क्या है हमारे पास? डायरेक्ट। तो यानी कि हम लोग बोथ वाले पे क्लिक करेंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों रिलेशन है, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि कोरिलेशन और रिग्रेशन पे। अब बात करते हैं हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे कि थ्योरी वाइज इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, बुक वाइज इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। तो देखिए बुक वाइज जो डेफिनेशन बोला कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स in the form of an equation to estimate the value of variable for a given value of another variable is called regression analysis. That means regression analysis क्या है कि फंक्शनल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच का, दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट या जुड़ गया उसमें, ठीक है, वेरिएबल नहीं बोलेंगे पर दो से ज्यादा भी वेरिएबल्स उसमें अटैच हो सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। फंक्शनल बोलने का मतलब एक सिस्टम से, ठीक है, फंक्शनल बोलने का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम से जब कोई दो वेरिएबल आपस में रिलेट है और दो से ज्यादा भी आपस में रिलेट होंगे। तो उसके बाद आया यहाँ पे कि फ्रॉम एन इक्वेशन टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और क्या होना चाहिए उसमें, एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, इसको एस्टिमेट करना चाहिए दूसरे वेरिएबल को। मतलब कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को डिफाइन करता हुआ होना चाहिए। तो अ वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड द रिग्रेशन इक्वेशन। तो इस तरह के पूरे प्रोसेस को, इस तरह के पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। पर हमें जो पढ़ना है, हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है आज का, वो है रिग्रेशन इक्वेशन। ऐसे चैप्टर का नाम रिग्रेशन एनालिसिस है, पर यहाँ पे हमें जो ध्यान देना है, जिस बात के ऊपर फोकस करना है, वो है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन। कि सर यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, या रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए रिग्रेशन इक्वेशन का जो मतलब होता है वो होता है कि द लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन दैट एक्सप्रेस अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर का मतलब तो आपको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि डायरेक्ट रिलेशन मतलब सीधा सीधी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास तो लीनियर का मतलब हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड क्या आया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन में भी आप लोग को हम कोरिलेशन में भी हम आप लोग को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताए थे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड हो, लाइक x में अगर y में बात करें तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम लोग जहां भी पढ़े हैं वो पढ़े हैं y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दैट। तो ये हमारे पास हुआ यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में। तो मतलब कि अगर डिपेंडेंट का डेफिनेशन आपसे बोला जाए तो वो वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि उसका वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। मतलब जब तक उस दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को वहां पर रखेंगे नहीं, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। दिखाते हैं आप लोग को, एग्जांपल दिखाते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है हमारे पास, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप लोग बहुत कॉमन सा एग्जांपल बोलते हैं। आप लोग हम लोग के पास पढ़ने आते हैं, ठीक है, आप लोग हम लोग के पास पढ़ने आते हैं, आप लोग क्या है, हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब उसी में से कुछ बच्चों लोग का क्या होता है, अरे यार सर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, चलो दूसरे जगह देखते हैं। वो लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। दैट मींस इंडिपेंडेंट। चलिए और थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं और थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में लेके चले आते हैं। डिपेंडेंट बोलने का मतलब हो गया कि आप लोग हमारे पास पढ़ने आए, आप लोग पैसा पे कर दिए। क्या कर दिए, पैसा आप लोग पे कर दिए एडवांस में। अब क्या हो गए, आप लोग डिपेंडेंट हो गए कि यार छोड़ो जाने दो, अब तो पैसा पे कर दिया है, जैसा भी पढ़ाएगा ये लोग हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे उसमें होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं हमारा पैसा रिफंड कर दीजिए, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये बात को नहीं रिपीट करते हैं। दैट मींस वो डिपेंडेंट हो गए। पर इंडिपेंडेंट कौन हुआ, इंडिपेंडेंट कौन से बच्चे लोग हुए, इंडिपेंडेंट वो बच्चे हुए जो पैसा पे नहीं किए, एक दो चैप्टर पढ़े, अब बोले अरे यार ये लोग क्लास अच्छा नहीं लगा, चलो दूसरे जगह देखते हैं, ठीक है। वो लोग हो गए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग बाइनोमियल में भी डिस्कस किए थे, फ्री फॉर्म, ठीक है। यानी कि बच्चा क्या है, फ्री है,
एकदम फ्री है, कोई उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी चीज का उसके ऊपर दबाव नहीं है, वो पूरा का पूरा फ्री। ठीक है, कल को मेरा मन किया हम नहीं पढ़ाएंगे, हम फ्री हैं, पर फिर भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमको करना पड़ेगा, हम किसी से पैसा ले लिए तो हमको करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब। पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बच्चों यहाँ पे करना है कि हमें तो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास तो मैथमेटिकल टर्म है, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स। तो हमें तो मैथमेटिकल टर्म के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है mx प्लस c, ठीक है, यहाँ पे m और c कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिएगा। आप लोग जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से आए हैं वो लोग जानते हैं कि ये y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है हमारे पास y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्लियर है चीज? ठीक, यानी कि y का वैल्यू तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि हम लोग इसमें x का वैल्यू नहीं बैठाएंगे। इज इट क्लियर? y का वैल्यू तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि हम लोग इसमें x का वैल्यू को नहीं बैठाएंगे। तो यानी कि y इज अ इंडिपेंडेंट, सॉरी y इज अ डिपेंडेंट एंड x इज अ इंडिपेंडेंट। फर्दर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप लोग यहां पे रहने दीजिए क्योंकि अभी इसका काम आएगा। एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x² + 4x - 2। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ले लिए। अब हम बोले कि हमको i का वैल्यू दीजिए। कैसे दीजिएगा आप y का वैल्यू? आपके पास तो x का वैल्यू नहीं है। चलिए x का वैल्यू हम आपको यहाँ पे थोड़ा आपके लिए हल्का कर देते हैं। x इक्वल्स टू बोले 2 पुट कर लीजिए। आप लोग बोले सर कहाँ से 2 आया? हम बोले फ्रेंड्स 2 तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ, रैंडमली आया। हम बोले 2 यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रैंडमली 2 आया। हम कहीं से भी 2 उठा के लेके चले आए। ठीक है, x का वैल्यू कहीं से भी लेके चले आए। चलिए x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y इज इक्वल्स टू 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2 minus 2। इट मींस 3 into 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 minus 2, यानी कि 12 plus 6 is the 18, यानी कि y का वैल्यू हमारे पास आया 18। यानी कि आप लोग को यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा है कि y का वैल्यू तभी निकलेगा जब हमारे पास x का वैल्यू होगा। क्या बोले? y का वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास x का वैल्यू होगा। अगर हमारे पास x का वैल्यू नहीं होगा तो y इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। कंप्लीटली इम्पॉसिबल, यानी कि y किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? x के वैल्यू के ऊपर। तो यही रीजन है कि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है यहाँ पे सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखे, आप लोग के दिमाग में बहुत देर से आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आप एक एग्जांपल लिखे हैं कि प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म आर कोरिलेटेड। क्या बोले हम यहाँ पे? प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म आर कोरिलेटेड, मतलब कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट एक फर्म में, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये तो समझ में आ रहा है कि कोरिलेटेड है, पर ये दोनों का रिग्रेशन से क्या रिलेशन है? क्लियर यहाँ पे हो रहा है कि इन दोनों का रिग्रेशन से क्या रिलेशन है? रिग्रेशन में कैसे करके ये दोनों रिलेटेड है? ये तो आप कोरिलेटेड लिख दिए। इट मींस पहले का चैप्टर कोरिलेशन जो हम लोग पढ़े थे वो तो कोरिलेशन हो गया। तो ये तो एक क्वेश्चन खड़ा हो गया यहाँ पे। चलिए बताते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट आर कोरिलेटेड का मतलब जो हमारे पास यहाँ पे बताया गया कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट हमारा कैसे करके कोरिलेटेड है, ये तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है और ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अगर कोई भी चीज का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। ठीक है, पर ये दोनों हमारे पास रिग्रेशन कैसे है, दोनों लीनियरली कैसे है? अब चलिए अगर इसका हम डेफिनेशन वाइज जो बात करें आप लोग को, तो हम यहाँ पे एक नोट बोल के आप लोगों को कहानी के लिए लिख के रखते हैं कि देन, ठीक है, अगर कोरिलेटेड बोल दिए, देन बाय रिग्रेशन एनालिसिस द डिपेंडेंट वेरिएबल प्रॉफिट ले लेते हैं यहाँ पे, कैन बी एस्टिमेटेड फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कैन बी द एस्टिमेटेड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो सिंपल सा चीज, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जाएंगे। प्रॉफिट, अब आपका जब तक किसी चीज से प्रॉफिट नहीं हो रहा तब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर मान लीजिए कि
मेरा इस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है तो हम इस बिजनेस में पैसा डायरेक्टली लगा देंगे। क्या हमको किसी के साथ जाना पड़ेगा या हम इस बिजनेस में पैसा क्या कहीं और से लगाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस बिजनेस में पैसा लगा देंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास उतना सारा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट करें, या उतनी सारी सुविधा नहीं है जितने सारे हम लोग को चाहिए। तो अगर हम लोग का ये जो ठीक है बेसिक स्टेप पे, ये हमारा एक मिनिमम स्टेप पे अगर मान लीजिए हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बेनिफिट हो रहा है हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास होता है रिग्रेशन के लिए कि जब तक हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा, यानी प्रॉफिट इज अ डिपेंडेंट, तब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट इज अ इंडिपेंडेंट। क्या हो गया भाई, जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे? प्रॉफिट होने के लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट हो गया इंडिपेंडेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, डिपेंडेंट है। क्या हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मेरे पास बच्चा नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट सिंपल सा चीज है। इंडिपेंडेंट का मतलब मेरे पास अगर बच्चा आ रहा है, मेरे पढ़ाने के वे से अगर अट्रैक्ट होके बच्चा आ रहा है, यानी कि डिपेंडेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, तब हम लोग इसमें लगा सकते हैं पैसा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास रिग्रेशन के बारे में कि रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है और रिग्रेशन में हम लोग किन किन चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आप लोग को अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप लोग फिर भी हम लोग से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोग पूरे अच्छे से किसी भी टाइम किसी भी ये में आप लोग हम लोग से आराम से पूछ सकते हैं, आराम से कमेंट में भी बोल सकते हैं और मैसेज करके भी नॉर्मली बोल सकते हैं कि क्या क्या नहीं समझ में आया। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में कि आगे का टॉपिक क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे का टॉपिक हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट पॉज करके। तो नोट डाउन तो आप लोग कर ही लिए होंगे अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे पास टाइप ऑफ कोरिलेशन, टाइप ऑफ रिग्रेशन। जैसे कि हम लोग टाइप ऑफ कोरिलेशन पढ़े थे, वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिग्रेशन। कितने तरह के रिग्रेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। चलिए बेसिकली हमारे पास टाइप ऑफ रिग्रेशन में टोटल 2 तरह के रिग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ रिग्रेशन में हम लोग 2 तरह के रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है। उसके ऊपर और कोई रिग्रेशन नहीं है, पर ये आप लोग के लेवल के लिए। और भी ऊपर बढ़ेंगे जैसे जैसे आप लोग अपर लेवल में जाएंगे, लाइक आप लोग करेंगे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, बीएड करेंगे, एमकॉम करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप लोग को और भी बहुत सारे रिग्रेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि रिग्रेशन में और क्या क्या टाइप होता है। तो फिलहाल तो हम लोग इसी को देखेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ रिग्रेशन में कितने तरह का रिग्रेशन है। तो देखिए टाइप ऑफ रिग्रेशन में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2 तरह के रिग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिग्रेशन है वो हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन y on x, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन x on y, ठीक है। पहला क्या हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन y on x और रिग्रेशन इक्वेशन x on y। मतलब पहला है हमारे पास y के रिस्पेक्ट में x का इक्वेशन और दूसरा हमारे पास x के रिस्पेक्ट में y का रिलेशन। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता है कि y on x, x on y का मतलब क्या होता है। तो चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एग्जांपल्स बहुत इजीली सेट करेंगे, तो एक एग्जांपल यहाँ पे सेट करते हैं। चलिए हमारे आदित्य भैया हैं, ठीक है, हमारे या आप लोगों के प्यारे आदित्य भैया हैं, ठीक है, हमारे भी प्यारे हैं, ठीक है, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग के प्यारे आदित्य भैया हैं। चलिए अभी तक शादी नहीं हुआ है, बहुत दिन से बेचारे उम्र बीता जा रहा है, शादी कर लेना चाहिए। चलिए आदित्य भैया का शादी हुआ, बात को ध्यान से सुनिएगा। आदित्य भैया का शादी हुआ, ठीक है। अब आदित्य भैया की वाइफ आएंगे उनके घर, ध्यान से देखिएगा आपको बात को। मान लीजिए आदित्य भैया को हम मान लिए वाइफ, ठीक है।
आदित्य भैया को हम कंसीडर किए वाइफ और उनकी वाइफ, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। अब तो उन्हीं को पता होगा कि कौन होगा। एक्स वाई जेड इनको हम लोग लिए एक्स, ठीक है, ठीक है ना। आदित्य भैया को हम लोग लिए वाई और उनके वाइफ को हम लोग लिए एक्स। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक है। आदित्य भैया के शादी होने के बाद जब उनकी वाइफ उनके घर आएंगी, जब उनकी वाइफ उनके घर आएंगी तो आदित्य भैया की मम्मी या आदित्य भैया के घर वाले उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने रिलेटिव्स के सामने। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये आदित्य की वाइफ है, मतलब ये हमारे बेटे की पत्नी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटे की पत्नी मतलब कि y के रिस्पेक्ट में x का इंट्रोडक्शन, क्या बोले, y के रिस्पेक्ट में x का इंट्रोडक्शन। पर जैसे ही आदित्य भैया अपने वाइफ के घर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा बात को आप लोग बहुत बारीकी से समझिए, जैसे ही आदित्य भैया अपने वाइफ के घर जाएंगे तो उनके वाइफ के घर वाले इनको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये एक्स वाई जेड के हस्बैंड हैं, ठीक है, मतलब ये मेरे बेटी के पति हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए y के रिस्पेक्ट में x का इंट्रोडक्शन, तो मतलब कि क्या हुआ, प्लेस के हिसाब से इंट्रोडक्शन चेंज हुआ। क्या बोले हम, प्लेस के हिसाब से इंट्रोडक्शन अपना बदल गया। दिस इज नोन एज x ऑन y और y ऑन x, मतलब प्लेस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को चेंज करते हैं। प्लेस के हिसाब से इंट्रोडक्शन बदलता है, तो ये चीज होता है हमारे पास इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, ये चीज होता है हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है। अगर आदित्य भैया को इस बात का पता चला तो वो तो मेरा क्लास लेंगे, तो फिलहाल आप लोग भूलिएगा मत, आप लोग एग्जांपल पे कंसंट्रेट करिए। हम लोग देखिए सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स इसलिए लेते हैं, हाइलाइटेड एग्जांपल्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। इसका हमारा और कोई मतलब वो क्या बोलते हैं, वास्तविकता से मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। ये वास्तविकता क्या है इसमें हमको कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स बच्चों के क्लैरिफिकेशन के लिए लेते हैं कि बच्चों का क्लियर हो सके अच्छे से। चलिए वो याद रहेगा आप लोग को। तो ये हो गया हमारे पास एग्जांपल x ऑन y के लिए और y ऑन x। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब ये क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ये क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं मैथमेटिकल टर्म के ऊपर कि हमारा मैथमेटिकल टर्म क्या है, हमारा मैथमेटिकल टर्म हम लोग कैसे करके यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं यहाँ से, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का मैथमेटिकल। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। देखिए ये होता क्या है, ध्यान दीजिए। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x जो हमारे पास होता है वो होता है y माइनस y बार इज इक्वल्स टू by(x) x माइनस x बार, ठीक है। ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होता है, ठीक है, पहला, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है, ऐसे तो बोलेंगे तो बहुत सारे टर्म पता भी हैं और बहुत सारे टर्म के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज नहीं है। फिलहाल तो बात करते हैं हम यहाँ पे y बार और x बार, दिस इज नोन एज y बार और x बार, ठीक है। इसे हम लोग बार बोलते हैं, मतलब कि y बार कहलाता है, ठीक है ये। और इसका मतलब क्या होता है देखिए, वे लाइन से डिस्कस करते हैं सबका मतलब। सबसे पहला तो हमारे पास है y बार। y बार का मतलब होता है मीन ऑफ y। क्या मतलब होता है, मीन ऑफ y। मीन का मतलब होता है हमारे पास मीन इज इक्वल्स टू summation of y divided by n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार का मतलब भी एज सेम एज मीन ऑफ x, इसको भी हम लोग लिखते हैं मीन इक्वल्स टू summation of x by n। यहाँ इसका मतलब होता है टोटल ऑफ y और x, ठीक है। इसका मतलब भी हमारे पास x होता है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं टोटल ऑफ y और टोटल ऑफ x। जैसे मीन निकालते हैं नॉर्मली, किसी भी 5 डेटा दे दिए, 5 डेटा का मीन निकालने को बोल दिया आपको, तो क्या करोगे,
पांचों का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म मींस 5। तो ये हो गया हमारे पास मीन कंप्लीट। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तीसरा जो टॉपिक हमारे पास इसमें है, जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है BYX। सर ये BYX क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, BYX का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, आपको यहाँ पे BYX को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सर ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो इसी टॉपिक के ऊपर टिका हुआ है। मतलब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आप लोगों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा इसको। ऐसा देखिए, बेसिकली रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है, कोएफिशिएंट का मतलब आपको हम पहले भी बाइनोमियल में बताए थे कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट के लिए टाइम लेके। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। इट मींस किसी भी वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाइड नंबर इज नोन एज कोएफिशिएंट। क्या बोले? किसी भी वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाइड नंबर इज नोन एज कोएफिशिएंट। तो यानी कि ये हमारे पास हो गया कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहाँ पे कि कोएफिशिएंट क्या होता है? तो कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला इसका बेस्ड है रिग्रेशन कोरिलेशन के पार्ट के ऊपर। तो सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला आया BYX इज इक्वल्स टू, वो होता है R इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। ये बना हमारे पास पहला फॉर्मूला। क्या लिखें? BYX इज इक्वल्स टू R इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। जान लेते हैं इसका मतलब, आपको पहले से नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम ये वाले एरिया को रब करेंगे। ये जो एरिया हमारे पास बार-बार, क्योंकि तो यहीं से कंटिन्यू करना है फिर। तो आप लोग फटाफट इसे पॉज करके ये कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो अभी तक तो हो ही गया होगा कॉपी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़े थे पहला फॉर्मूला BYX के लिए, जो कि था हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है R इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। ठीक है, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो मतलब है उसे हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका जो मतलब है इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y। ठीक है, लिख देते हैं, सबका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, सब हम लोग फर्स्ट टाइम में पढ़े थे, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ y बाय n का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज? तो ये हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये हमारे पास हो गया। अब फिर यहाँ पे एक नया वर्ड निकल के चला आया। क्या आया? ये कोवेरिएंस। ऑलरेडी हम लोग कोरिलेशन में पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, आप लोग को एक बात हम बता देते हैं कि जिन बच्चों का कोरिलेशन क्लियर नहीं है वो रिग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले कोरिलेशन पढ़िएगा एंड देन फिर अप्लाई करिएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको बोला जाता है कोवेरिएंस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y बाय n स्क्वायर।
तो ये था हमारे पास रिग्रेशन का बेसिक पार्ट। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे करके क्या क्या करना है हमें और किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग कोवेरिएंस का फॉर्मूला जान गए, हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का फॉर्मूला हम लिख दिए, r का फॉर्मूला हमें पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके इससे क्या करेंगे और भी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे आप लोग के लिए। डायरेक्ट इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसका डेरिवेशन उतना यूज होता नहीं है, पर आप लोग बोलिएगा तो हम उसका डेरिवेशन भी एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आज के ही क्लास में हम लोग एक्सप्लेन ही कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। और तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे रब कर लेते हैं। रब करके इसे पूरा का पूरा एक फ्रेश फॉर्म में लेके चले आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हर एक चीज़ का आपको कॉपी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं तो आपके पास एक कॉपी तैयार नहीं रहेगा, आपके पास एक मेंटेन्ड वे में नोट्स नहीं रहेगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप अभी तक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, पूरा रब कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे कैसे बनता है। देखिए, फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं ना, फॉर्मूला याद नहीं करना होता है, फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। देखिए, मेन फॉर्मूला में पढ़े थे by(x) is equals to r into standard deviation of y by standard deviation of x। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग r इक्वल्स टू पढ़े थे, where r इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का जो फॉर्मूला पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे x² डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर, ये पढ़े थे। और y का भी सिमिलरली होगा। तो देखिए, इन दोनों तीनों फॉर्मूला को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। तो अगर by(x) इज इक्वल्स टू r के जगह पे हम लोग रखें कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है हमारे पास। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिला, वो हुआ हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बना। अब आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला का यूज कैसे होगा। अब देखिए, आप लोगों ने पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि जिस हिसाब से हमारे पास डेटाबेस दिए जाएंगे उसी हिसाब से हम लोग को फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास डेटाबेस दिए जाएंगे हम लोग फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन उसी हिसाब से करेंगे, फॉर्मूला का पुटअप हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे हम आपको एक दो एग्जांपल यहाँ पे दिखा देंगे, और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चंस के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 3 पार्ट में सीरीज होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो गया इसका मतलब एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ। अब हमारे पास कोवेरिएंस का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े थे, n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y होल बाय n स्क्वायर। ठीक, इसका फॉर्मूला डाल के हम लोग यहाँ से by(x) का एक अलग और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और इसका वैल्यू डालेंगे तो स्क्वायर का रूट करने से रूट कैंसिल, यानी आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ समेशन ऑफ x² बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग इसमें एलसीएम लेते हैं n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से n स्क्वायर नीचे में एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे n स्क्वायर है नहीं, नीचे में हमारे पास n स्क्वायर एलसीएम हो गया, यानी कि यहाँ पे n एक बार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n समेशन x² माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर कैंसिल हुआ, यानी फाइनली हमारे पास by(x) का एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ, वो हुआ हमारे पास
n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोग फॉर्मूला आप लोग याद कैसे रखिएगा। फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है? हमारे पास अगर यहाँ पे x से खत्म हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे अगर x से खत्म हो रहा है तो नीचे में भी x ही आएगा, नीचे में भी x ही आएगा। अगर हमारे पास यहाँ से y से खत्म हो रहा है तो नीचे में y आएगा। ऊपर वाला हमेशा सिमिलर होगा, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो था हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे हम लोग यहाँ पे कि एग्जांपल्स कैसे करके इस पे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिए कि हमारे पास n दे दिया है 10, समेशन x दे दिया है 72, समेशन y दे दिया है 58, समेशन एक्स स्क्वायर दे दिया है हमारे पास 196 और समेशन वाई स्क्वायर दे दिया हमारे पास 174 और हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई दे दिया है 286। ठीक है, ये दे दिया। ठीक, हमें क्या करना है, डेटा के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बोले यहाँ पे कि आपको निकालना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, क्या निकालना है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, यानी कि y ऑन x। ये हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x है। इसे आप लोग एक बार लिख के रख लीजिए कहीं पे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। ठीक है, y ऑन x है हमारे पास, तो ये हम लोग लिख के रख लिए। अब देखिए हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x निकालने को बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, byx इज इक्वल्स टू n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y होल डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक फर्दर एग्जांपल ले, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कोवेरिएंस ऑफ x, y दिया हुआ है, मान लीजिए कोवेरिएंस ऑफ x, y दिया हुआ 0.81, r दिया हुआ आपके पास 0.9, ठीक है, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x दिया हुआ है, ठीक है, या बोला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला आपके पास r नहीं, आप मान लीजिए यहाँ पे byx दिया हुआ है 0 या 1.2, ठीक है, और बोला आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आपको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ठीक है, x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इस बार जाएंगे। देखिए byx इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x। तो देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे बैठाएंगे। डेटा जिस हिसाब से दिया जाएगा, डेटा जिस हिसाब से आपको दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन को उसी हिसाब से फॉर्मुलेट करना है। यानी कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन पे दिक्कत होगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x तो पढ़ लिए, अब हम लोग बढ़ेंगे x ऑन y के लिए। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, पॉज करके नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए बच्चों। चलिए नोट डाउन अभी तक हो ही गया होगा, तो डिस्कस करते हैं अब हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और गारंटी देते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y जो समझ चुका है उसे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, सॉरी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x जो समझ चुका है उसे रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या टॉपिक हमारे पास, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है। देखिए इसका भी इक्वेशन हमारे पास वैसे ही होता है, बस खाली क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन तो हमारे पास मिल गया। अब इसमें भी वही चीज मतलब होता है, x बार का मतलब
मीन ऑफ एक्स, वाई बार का मतलब मीन ऑफ वाई, और बी एक्स वाई का मतलब यही इसमें मेन है। बी एक्स वाई का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला आएगा, जैसे हम लोग उसके लिए तीन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला बी एक्स वाई के लिए, सबसे पहला जो हमारे पास बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए बी एक्स वाई का फॉर्मूला होगा हमारे पास r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि x है पहले, तो जो पहले रहेगा वो ऊपर बाई वाई, ये पहला फॉर्मूला। फिर बी एक्स वाई का एक और फॉर्मूला होगा जिसमें हम लोग x r का वैल्यू पुट करके निकालेंगे, कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का होल स्क्वायर। उसमें x का स्क्वायर था तो इसमें y हो जाएगा, मतलब जिससे एंड हुआ है उसी का स्क्वायर होगा। और तीसरा हमारे पास आता है बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो ये तो था बेसिकली हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन x और रिग्रेशन इक्वेशन y का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक और आता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन, आप लोग जानते हैं कि अभी हर चीज में रिलेशनशिप पढ़ना पड़ रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है, लीनियर रिलेशन होगा यानी स्ट्रेट रिलेशन होगा हमारे पास। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है r इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर रूट। ठीक, ये हमारे पास हो गया दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस को कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि r यहाँ पे क्या होगा, हमेशा r इज ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है r, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा, तो ये बात आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि r का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। और भी कुछ टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसी में थ्योरेटिकल पार्ट है। अब यहाँ से हम लोग नॉर्मली थ्योरी पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक चीज हम यहाँ पे आप लोग को बताना भूल गए थे स्टार्टिंग में, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन का इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बोलते क्या है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेस्ट लाइन ऑफ फिट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेस्ट लाइन ऑफ फिट। कभी कभी क्या होता है हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन में दे देगा कि बेस्ट लाइन ऑफ फिट इज डैश, इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाएगा, तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन में अगर ये मैच करेगा तो यानी कि ये बेस्ट लाइन ऑफ फिट है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बेस्ट लाइन ऑफ फिट क्या होता है, उसके बारे में हम पहले लिख दिए यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, और भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास और भी क्या क्या थ्योरी पार्ट है इसमें जो हमें जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे नोट बोल के कुछ थ्योरी पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर जो नोट बोल के हमारे पास पॉइंट है, नोट बोल के जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी 0। ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये एक पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो थोड़ा सा एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि दूसरे पॉइंट में स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y on x is क्या होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y on x जो हमारे पास होता है वो होता है by(x), ठीक है, वो क्या होता है by(x). पर अगर हमारे पास स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन x on y पूछा जाए, स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन x on y पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को डिवाइड करके लिखेंगे। आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स है उसको हम क्लियर कर देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये फिर पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे पॉज करके नोट डाउन करिए। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा अभी तक। अब डिस्कस करते हैं कुछ नोट बोल के पॉइंट के ऊपर। ये नोट बोल के ये वाला पॉइंट रहने देते हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट के ऊपर ही डिस्कस करना है हमें। तो 2 पॉइंट तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके हैं। तीसरा नंबर पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपने पास थर्ड नंबर पॉइंट क्या होता है। तो थर्ड नंबर पॉइंट है स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन x on y, ठीक है, x on y is 1/bxy। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। चौथा नंबर जो हमारे पास पॉइंट आता है, चौथा नंबर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास x बार और y बार है, ठीक है, x बार कॉमा y बार इज, ठीक है, x बार कॉमा y बार इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन। x बार y बार इज द point of intersection of two equation, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जब एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को किसी सिमिलर पॉइंट पे काटते हुए जाता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइक अगर मान लीजिए एक लाइन है तो यहाँ से काटते हुए गया, तो यानी कि ये जो है हमारे पास वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हुए जा रहा है, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। पांचवा नंबर जो पॉइंट आता है बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, both regression coefficient must have same sign, must have same sign, ठीक है, ठीक, must have same sign। पहला चीज हो गया, that is either both are positive or both are नेगेटिव, ठीक है। तो आप लोग के दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि अगर मान लीजिए दोनों का दोनों साइन अपोजिट हुआ तो क्या होगा। देखिए, एक बात हम आपको यहाँ पे बोल देते हैं, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा या फिर अभी हम लिखवा ही देंगे आप लोग को इस चीज़ को भी, कि हमारे पास जो दोनों का दोनों रिग्रेशन साइन होता है अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। पहले आप लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 नंबर पॉइंट जो है, 6 नंबर पॉइंट हमारे पास बोला गया है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या बोला गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट is correlation coefficient is the geometric mean of regression coefficient।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास बोला गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलने का मतलब क्या होगा। देखिए आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि r इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ b इंटू, ठीक है, बी बाई एक्स हो रहा है, ठीक है, बी बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई हो रहा है। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन टू द पावर 1/2, और हम लोग जानते हैं कि रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर में हाफ, यानी कि ये क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया वो आया कि इफ द टू रिग्रेशन इक्वेशन कॉन्साइड और पैरेलल, ठीक है, 7 नंबर आया हमारे पास, इफ द टू रिग्रेशन, ठीक है, इफ द टू रिग्रेशन इक्वेशन कॉन्साइड, ठीक है, कॉन्साइड, ठीक है, टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट कॉन्साइड और पैरेलल देन r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास 8वां नंबर पॉइंट, वो क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जो है हमारे पास वो होता है कि द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, बी परपेंडिकुलर द रिग्रेशन इक्वेशन बी परपेंडिकुलर देन r इक्वल्स टू 0। जैसे ही रिग्रेशन इक्वेशन परपेंडिकुलर पर, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये और ये इक्वेशन दोनों का दोनों अगर इक्वल होता है तो इसे पैरेलल, और अगर मान लीजिए ये ऐसे हुआ तो इसे हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जब परपेंडिकुलर होगा तो r का वैल्यू हमेशा 0 बोलेगा। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको थ्योरी में पूछा जाएगा, ये वर्डिंग दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट खाली बस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, उतना आप लोग को देखना भी नहीं है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंज ऑफ स्केल, जो कि कोरिलेशन में भी आपको लिखवाया हुआ है। तो जो पॉइंट लास्ट वाला कोरिलेशन के लिए है, एज सेम एज सिमिलर पॉइंट वो रिग्रेशन के लिए भी है। तो एक पॉइंट और आप लोग देख लीजिए कि पॉइंट नंबर 9 जो हमारे पास बोला जा रहा है, पॉइंट नंबर 9 में बोला जाएगा कि इफ u इक्वल्स टू a प्लस bx, ठीक है, इफ u इक्वल्स टू या ax प्लस b ले लीजिए ना आप लोग, ax प्लस b, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पे v इक्वल्स टू cy प्लस d ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर द uv और फॉर द vu। तो फॉर द uv हमारे पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होगा वो होगा a बाई c, ठीक है, a बाई c इंटू देखिए ध्यान दीजिएगा, a बाई c इंटू हमारे पास हो जाएगा, सॉरी a बाई c नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग a बाई d लेंगे, तभी ये हमारे पास पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि चल ठीक है, देखिए लिख लीजिए आप लोग a बाई c इंटू, इसको एक बार हम रेक्टिफाई करेंगे आप लोग को, अगर थोड़ा सा कहीं पे हमको लग रहा है मिस हुआ है तो इसे हम आप लोग के लिए एक बार रेक्टिफाई करके जरूर भेज देंगे ग्रुप में। a बाई c इंटू बी वाई एक्स, ठीक है, बी वाई एक्स नहीं बी एक्स वाई ले लीजिए यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा बी यू के लिए वो होता है c बाई ए इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला था जिसको हम लोग निकाले, जिसको हम लोग पढ़े। तो ये फाइनली हमारे पास पूरा का पूरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या क्या होता है, और हमारे पास पूरा का पूरा रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है, उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन था। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इस पे समझने के लिए कि किस तरह से करके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो देख के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इससे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर हम लोग एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो नोट डाउन हो गया होगा।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन किस तरह का होता है, कैसा कैसा करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो देखिए बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें x और y हमारे पास गिवन रहेगा, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाए थे कि कैसे करके क्वेश्चन बोलेगा वहां पे। x के वैल्यू जैसे मान लीजिए छोटा एग्जांपल लेंगे 4 8 12 6 5, चलिए 3 7 8 11 15, ठीक है, ये ले लिया हम लोग। अब अगर आपसे पूछा कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, ठीक है, कोई भी एक रिग्रेशन इक्वेशन हम लोग को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जब भी रिग्रेशन इक्वेशन बोला तो हमें ये डेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है, x y, ये तीन चीज हमें हमेशा कैलकुलेट करना है। यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 8 का 64, 12 का 144, 6 का 36, 5 का 25। क्लियर है चीज? टोटल कर लेते हैं इसका 4 8 12 12 24 30 का 35 आ रहा है। इसका कर लेते हैं 10 18 18 और 11 29 34 हो जा रहा हमारे पास। एक सेकेंड 8 12 12 24 30 35, ठीक है, 10 10 18 और 11 29 34 44 हो जा रहा है ये। और ये हमारे पास हो जा रहा है हमारे पास टोटल, इसको अगर हम लोग लेते हैं तो 100 160 260 260 और 290, ठीक है, 290 और 290 315 आ रहा है। आप ऐसे एक बार मतलब चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक क्या होगा ये। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 8 का 64, 11 का 121 और 15 का 225, ठीक है। इसे भी टोटल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 64 और ये हमारे पास हो जा रहा है 160, ठीक है, 170 हो जा रहा है, 170 और 64 हमारे पास हो जा रहा है 170 और 64 234 और 200 434 434 और 5 434 और 5 439 459 468 आया यहाँ पे। XY निकालेंगे तो 4 3 जा 12, 8 7 जा 56, 12 8 जा 84, 6 से 66 और 15 5 जा 75। टोटल इसका भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 60 80 140 और 60 206 और 206 और 208 218 223 मतलब 293 आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें इक्वेशन निकालना है तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। x बार निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे मीन ऑफ x 35/5, 1 2 3 4 5 यानी कि 7 आ गया। y बार निकालना पड़ेगा 44/5, 8.8 ये हो गया। by(x) निकालना होगा तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास n समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y होल डिवाइडेड बाई n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज? डाल के यहाँ पे निकाल लीजिएगा आप लोग। और जैसे ही ये निकल गया बस आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो ये y ऑन x लिखेंगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा y माइनस y बार इज इक्वल्स टू dy x x माइनस x बार, यानी कि आपको वैल्यू रखना है y माइनस 8.8 इज इक्वल्स टू dy x का वैल्यू आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिएगा इससे, और x माइनस x बार का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे x y z मान लीजिए इसको x y z मान लीजिए कि आपका वैल्यू निकला है ये, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 7। तो अब हम लोग करना क्या है ना, इससे मल्टीप्लाई करके या इससे मल्टीप्लाई करने के बाद खाली y का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है, यानी y इज इक्वल्स टू डायरेक्टली लिखेंगे x y z ऑफ x माइनस 7 प्लस 8.8 इज द फाइनल आंसर। तो ये होता है हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, y ऑन x के लिए। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे x ऑन y के लिए, तो वो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो फाइनली ये था हमारे पास पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।